देखो मैम, अगर विकास ही मुद्दा होता ना तो बांग्लादेश के लोग की जीडीपी भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बांग्लादेश जिस हिसाब से जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, वो देश ख़त्म हो ही गया। श्रीलंका भी हमसे ज़्यादा विकास कर रहा था, वहाँ के पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा थी, फिर भी वो ख़त्म हो गया। तो भैया विकास का कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग चलते हैं वो एक बुक के आधार पर चलते हैं जिसका नाम है आसमानी किताब। उसमें जो चीज़ लिखा है करनी है। भैया काफिरों को मारना है तो ये लोग काफिरों को मारेंगे, फिर चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक तो डॉक्टर था ना, क्यों आतंकवाद फैलाया उसने। याकूब मेनन तो सीए था, ओसामा बिन लादेन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो ये लोग पढ़ाई लिखाई से इनका कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर सबसे विकसित राज्य था भारत का, लेकिन वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग विकसित थे। हमारे हिंदू सिंगर, चाहे वो आर्टिस्ट हो जाए चाहे क्रिकेटर हो जाए, सबको चुन चुन के मार रहे हैं भैया। तो इससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद ही है कि पूरे विश्व में जिहाद फैलाना, और जिहाद फैलाने के लिए इनको काफिरों को मारना पड़ेगा। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं भैया। जिस देश को, बांग्लादेश को आज़ाद किया था जिसने, उसी की मूर्ति ये लोग तोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो भैया अब बांग्लादेश का करता धरता कोई नहीं बचा है। तुम एक आसमानी किताब के पीछे इतने पागल हो गए कि तुमने अपने देश को ही जला डाला। जो शेख हसीना तुम्हारे देश के विकास में सबसे आगे कार्य कर रही थी, जिसके बाप ने तुम्हें बांग्लादेश बना के दिया, तुमने उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी बेटी को देश से भगा दिया, उसके कार्यकर्ताओं को तुम चुन चुन के मार रहे हो। जो अल्पसंख्यक देश में शांति फैलाने का काम कर रहे थे, गरीबों की सहायता के लिए मंदिर में फ्री अनाज बांट रहे थे, उनको तुमने तोड़ के नष्ट कर दिया। तो भैया अब बांग्लादेश को कोई नहीं बचा सकता। जिस तरीके से पाकिस्तान, जिस तरीके से अफगानिस्तान खत्म हो गया था, उसी तरीके से आप इंतजार कीजिए, बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा। देखो मैम, ये सिर्फ बांग्लादेश की दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ कट्टरपंथी विचारधारा की मानसिकता बढ़ती है, वहाँ वहाँ ये हाल होता ही है। फिर चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, चाहे आप अफ़गानिस्तान देख लो, चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे फ़लस्तीन देख लो, हर तरफ आपको जहाँ जहाँ ये जिहाद या कट्टरपंथी मानसिकता आपको दिखेगी, वहाँ वहाँ ये आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो काफ़ी सारे लेफ्ट लिब्रांडू बैठे तो वो क्या बोलते थे कि अरे बांग्लादेश की देखो इकोनॉमी हमसे ज़्यादा आगे बढ़ रही है, उनकी पर कैपिटा इनकम देखो हमसे ज़्यादा आगे चली गई, वहाँ के लोग विकास कर रहे हैं। कहाँ चला गया विकास? वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भी बांग्लादेश हमसे ऊपर है, हम तो 116 नंबर पे हैं। क्या हुआ भाई? श्रीलंका भी हमसे आगे डेवलप कर रहा था, क्या हो गया भाई? चाहे आप श्रीलंका देख लो, ख़त्म हो गया। पाकिस्तान देख लो, ख़त्म हो गया। नेपाल की हालत आप देख लो, मालदीव की हालत देख लो, बांग्लादेश की हालत देख लो। जहाँ जहाँ इनकी आबादी बढ़ रही है, जहाँ जहाँ कट्टरपंथी मानसिकता बढ़ रही है, जहाँ ये लोग इंस्टीट्यूशन को छोड़ के और सिर्फ एक बुक को आधार बना के चल रहे हैं, वहाँ वहाँ ये दिक्कत हो रही है। तो इसका लाइव एग्जाम्पल आपको बंगाल चाहे देख लो, चाहे बांग्लादेश देख लो। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि भैया अगर आप एक कट्टरपंथी मानसिकता को हवा देंगे तो कहीं ना कहीं उसके लपेटे में, उस आग के लपेटे में आप भी आ जाएंगे। और इससे भारत को सीख लेने की ज़रूरत है। कट्टरपंथी विचारधारा पे सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है और तुरंत रोकथाम लगाने की ज़रूरत है, वरना बंगाल जैसे स्टेट को बांग्लादेश बनने में वक्त नहीं लगेगा। अच्छा, लगातार वहाँ पे हिंदुओं के साथ जाति हो रही है, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों के साथ रेप किया जा रहा है, इस तरह की स्थिति सामने आ रही है। वहाँ पे आरक्षण को लेके जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था कि वहाँ पे हिंदुओं को टारगेट करने के लिए हो रहा था, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखो मैम, आरक्षण कोई मुद्दा ही नहीं था। वो सिर्फ एक कट्टरपंथी विचारधारा वाली सरकार को बैठाने के लिए इन्होंने इतना सारा कारनामा किया है। आरक्षण तो ख़त्म कर दिया, और आरक्षण से और ये जो बांग्लादेश की जो सरकार थी उससे उसका कोई रिलेशन ही नहीं था, क्योंकि हाई कोर्ट ने आरक्षण को हटाया और सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को फिर से लागू किया। तो उसमें सरकार का क्या रोल था मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। उसके बावजूद चलो आपने मांग की कि सरकार को हटा दिया जाए, शेख हसीना छोड़ के चली गई, उसके बावजूद तुम्हारा वो नहीं रुक रहा प्रोटेक्शन। तुम प्रोटेस्ट में क्या तोड़ रहे हो? इस्कॉन के मंदिरें तोड़ रहे हो, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हो, उनको किडनैप कर रहे हो, उनका एब्डक्शन कर रहे हो, चाहे फिर वो चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, इन्हीं चीज़ों को आप टारगेट कर रहे हो ताकि जो 1-1.5-2% आबादी माइनॉरिटीज़ की बची है वो भी ख़त्म हो जाए। तो भैया आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बहुत जल्दी बांग्लादेश से माइनॉरिटी साफ़ हो जाएगी। जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटी ख़त्म हो गई, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी ख़त्म हो जाएगी। और अगर भारत में ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रह गए तो जैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटी ख़त्म होने पर आ गई, उसी तरीके से पूरे भारत से माइनॉरिटी साफ़ हो जाएगी। अच्छा, कुछ हिंदू हैं जो यहाँ पे बॉर्डर पे भी आ गए हैं, हज़ारों हिंदू जो इंडिया आना चाहते हैं, क्या उनको आना चाहिए? क्या सरकार है वो उनको लेके आएगी यहाँ पे? क्या लगता है? देखो मैम, इसकी क्या गारंटी है कि वो सारे के सारे हिंदू है?
क्या पता उसके पीछे पाकिस्तान की भी साजिशों की हिंदुओं के आड़ में आईसिस के आतंकवादियों को भेजा जाए। बांग्लादेश से कुछ कट्टरपंथी जो भारत में उतापात मचाना चाहते हैं वो भी आने के लिए लाइन में खड़े। तो भैया इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अपना पर्ची और सर्टिफिकेट लेके नहीं आ रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भारत में आना चाहता हूँ। उसमें बहुत सारे आईसिस के आतंकवादी जिन्होंने प्री प्लान तरीके से भारत में एंट्री करने की कोशिश करी है वो भी हैं, फिर वो चाहे बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी आतंकवादी वो भी हैं, फिर चाहे वो बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान वो भी हैं। तो उसमें सिर्फ हिंदू नहीं है, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो भारत में आके और भारत के अंदर आंतरिक स्थिति खराब करना चाहते हैं। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि भैया किसी को ऐसे ही एंट्री मत दे दीजिए जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो पक्का हिंदू या पक्का सिख या पक्का क्रिश्चियन है। अच्छा, ध्रुव राठी है, उनका भी वीडियो कुछ टाइम पहले सामने आया था। वो कह रहे थे कि बांग्लादेश है उसकी स्थिति भारत से बहुत अच्छी है, बेरोजगारी है कम है, अर्थव्यवस्था वहाँ की बहुत अच्छी है, इस तरह का वीडियो सामने आया था। अब उनका झूठ का नैरेटिव एक्सपोज हो गया है क्या? देखो मैम, अगर विकास ही मुद्दा होता ना तो बांग्लादेश के लोग की जीडीपी भारत से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बांग्लादेश जिस हिसाब से जितनी उनकी आबादी है उस हिसाब से उनके देश में मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाया, वो देश ख़त्म हो ही गया। श्रीलंका भी हमसे ज़्यादा विकास कर रहा था, वहाँ के पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा थी, फिर भी वो ख़त्म हो गया। तो भैया विकास का कोई लेना देना नहीं है। ये जो लोग चलते हैं वो एक बुक के आधार पर चलते हैं जिसका नाम है आसमानी किताब। उसमें जो चीज़ लिखा है करनी है। भैया काफिरों को मारना है तो ये लोग काफिरों को मारेंगे, फिर चाहे वो डॉक्टर जाकिर नाइक तो डॉक्टर था ना, क्यों आतंकवाद फैलाया उसने? याकूब मेनन तो सीए था, ओसामा बिन लादेन तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो ये लोग पढ़ाई लिखाई से इनका कोई मुद्दा नहीं है। कश्मीर सबसे विकसित राज्य था भारत का, लेकिन वहाँ से कश्मीरी हिंदुओं को मार के भगा दिया गया। बांग्लादेश में भी बहुत सारे लोग विकसित थे, हमारे हिंदू सिंगर चाहे वो आर्टिस्ट हो जाए चाहे क्रिकेटर हो जाए सबको चुन चुन के मार रहे हैं भैया। तो इससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका मकसद ही है कि पूरे विश्व में जिहाद फैलाना, और जिहाद फैलाने के लिए इनको काफिरों को मारना पड़ेगा। तो ये लोग वही काम कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश की स्थिति को लेकर लगातार मोदी को विपक्ष घेर रहा है। एक सलमान खुर्शीद नाम के नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति अभी बांग्लादेश में हुई है उस तरह की स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। देखो, जब तक सलमान खुर्शीद जैसे लोग भारत में हैं ना तभी तक ये स्थिति पैदा हो सकती है। तो मैं भारत सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, ऐसे लोग जब तक भारत में हैं तब तक भारत में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो जल्द से जल्द इन लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जाए, इन लोगों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि सबसे बड़े अगर देशद्रोही और आतंकवादी हमारे देश में हैं तो ऐसी ही विचारधारा वाले लोग हैं। तो जब तक भारत में ये लोग हैं तभी तक भारत असुरक्षित है। और जिस दिन ये लोग भारत छोड़ के चले गए उस दिन भारत जैसा खुशहाली वाला देश, भारत जैसा शांतिप्रिय देश और भारत जैसा विकसित देश पूरे विश्व में कोई नहीं होगा। अच्छा, कहा जाता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, इसलिए हिंदू मुस्लिम में लड़ते हैं आपस में, देश में प्रदर्शन के माहौल तैयार होते हैं। लेकिन बांग्लादेश में तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा हैं, प्रधानमंत्री हैं वो भी मुस्लिम है, जो 80% से ज़्यादा 90% से ज़्यादा जनता है वो भी मुस्लिम है, फिर भी इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत में आरएसएस है, भारत में बीजेपी है। चलो इनका कहना मान लिया जाए कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, इस वजह से यहाँ पे दंगे फसाद हो रहे हैं। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक हो रहा है, उसके बावजूद फ्रांस में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत सारी दुकानें घरें सब जलाई जा रही हैं। चाहे आप लंदन देख लो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे आप यूरोप देख लो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यूएस में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वहाँ तो कोई बीजेपी आरएसएस नहीं है। और जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये लोग तो नाम नहीं लेते लेकिन मैं ले रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ एक कॉमन फैक्टर जरूर मिलेगा, वो है मुस्लिम। चाहे मुस्लिम वर्सेस भारत में हिंदू हो जाए, चाहे यूरोप में मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन हो जाए, चाहे दूसरे देशों में मुस्लिम वर्सेस, चाहे पाकिस्तान में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम हो जाए, चाहे और भी देशों में जैसे म्यांमार हो गया वहाँ पे मुस्लिम वर्सेस बुद्धिस्ट हो जाए, तो हर जगह पे एक कॉमन फैक्टर मुस्लिम ही क्यों निकलता है। चाहे टेररिस्ट भी आप देख लो एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी से क्यों निकलता है। मैंने तो नहीं सुना किसी क्रिश्चियन ने जाके चर्च में बॉम्ब फोड़ा हो या किसी हिंदू ने जाके मंदिर में बॉम्ब फोड़ा। हर तरफ मुस्लिम ही जाके मस्जिद में बॉम्ब क्यों फोड़ते हैं मैम, इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है। ये जो ये किताब के पीछे लेके चलते हैं उस किताब पे इनको थोड़ा बहुत, उस किताब के साथ साथ जो और भी सारी किताबें हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। इनको लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है, तब जाके ये दिक्कत शांत होगी। जब तक आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बढ़ावा देंगे तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इसीलिए बीजेपी जो वक्फ एक्ट ला रही है उसको भी बहुत ज़रूरी है लाना, ताकि ऐसे जो कट्टरपंथी विचारधारा वालों को फंडिंग मिल रही है वो फंडिंग कहीं ना कहीं रोकी जा सके और सुरक्षा कड़ी की जा सके। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेके जब बिल अभी पास हुआ विधेयक में तो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो भड़क जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ ही हमेशा बीजेपी है वो बिल पास करवाती है। अगर असदुद्दीन ओवैसी भड़क भी रहे ना तो उससे 2 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता, बिल पास हो चुका है।
आप कितना भी चीख लो, ये लोग फ़लस्तीन पे भी चीख रहे थे, ये लोग बांग्लादेश पे भी चीखेंगे। तो भैया आपके चीखने से ना ही फ़लस्तीन में बमबारी रुकी, ना ही इजराइल ने उनको फोड़ना रोका है, ना ही बांग्लादेश में शांति फैल गई, और आप इतना चिल्ला रहे उससे ना ही बिल का पास होना रुका, बिल भी पास हो गया। तो भैया भारत की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो बीजेपी उठाएगी, क्योंकि मोदी जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये तो अभी 2 टर्म है, 3rd टर्म में और भी बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे। वो तो ट्रेलर दिखाई थी, असल में अब जो पिक्चर दिखने वाली है वो अब दिखेगी। और ओवैसी जी को एक बात कहना चाहूँगा, मोदी काल में राम राज्य चल रहा है, तो आप शांति से रहिए। जिस दिन योगी काल आ गया उस दिन परशुराम राज्य चलेगा, तो आप अगर भागना चाहोगे तो भी आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं, वो मुस्लिमों को लेके आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव भी कह रहे हैं ये मुस्लिमों के खिलाफ बिल है। भारत में 80% हिंदू है, लेकिन उस हिंदू के लिए ना ही कोई सनातन बोर्ड बना है, ना ही गुरुकुल को मान्यता है। लेकिन जो यहाँ पे 25-30% आबादी है उनके लिए वक्फ बोर्ड एक्ट ला दिया गया है। उनके लिए चाहे मदरसा वाले उनको सैलरी देना हो जाए, चाहे हज सब्सिडी हो जाए, सारा चीज़ एक तरफा ही क्यों चलता आ रहा था। इन्होंने कहा था कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी अगर अयोध्या में मंदिर बनवाती है तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा मस्जिद भी बनवाती है, तो ये हिंदू मुस्लिम है। इसके पहले सिर्फ मस्जिद ही बनते थे, सिर्फ ग्रेवयार्ड्स ही बनाए जाते थे, सिर्फ हज पे सब्सिडी दी जाती थी। तो ये सारा तुष्टीकरण को रोक के और एक्चुअल में विकास करने का काम बीजेपी ने किया है। तो इनकी जो वोट बैंक थी उसको कहीं ना कहीं झटका लगा, इसी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार हमेशा नेम प्लेट जैसे मुद्दे हो गए, फिर चाहे वो 3 तलाक हो गया, फिर ये वक्फ बोर्ड वाला, हमेशा ऐसे ही बिल लेके क्यों आ रही है? बोला जा रहा है कि तीसरे कार्यकाल में भी यही स्थिति पैदा हो रखी है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है तो वो आर्म्ड फोर्सेस के पास है, उसके बाद हमारे रेलवे के पास है, फिर तीसरे नंबर पे वक्फ एक्ट आ जाता है, वक्फ बोर्ड के पास है। तो भैया तुम 25%, 24-25% ये लोग मानते हैं, जबकि मैं जानता हूँ 40-45% लोग हैं। तो तुम्हारे पास जब पूरे भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है, जिसका अगर हम तुलना करने जाए तो वो लाखों करोड़ के अंदर चली जाएगी, भैया तुम्हारे पास आई कहाँ से? इसका कोई आप हिसाब तो दो ना। तमिलनाडु में एक तिरुचुवेंद्र करके कोई गांव है, वो गांव 1300 साल पुराना गांव है, उसमें 1300 साल पुरानी मंदिर है, उसको भी वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया। वक्फ बोर्ड बना कब है? 1954 के अराउंड इसका एक्ट लागू हुआ है। 1995 में इसके अंदर संशोधन किया गया। तो भैया 100-150 साल पुरानी तुम्हारी वक्फ बोर्ड, 1300 साल पुरानी तुम मंदिर को क्लेम करो जब तुम्हारा धर्म भी पैदा नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है ना। ये लोग आंख बंद करके बोल देते भैया ये मेरी ज़मीन है, तो झक मार के इनको ज़मीन दे दो। और अगर ज़मीन नहीं दे सकते तो इन्हीं के कोर्ट में जाके लड़ो, इन्हीं का वकील होगा, इन्हीं का जज होगा, इन्हीं के बैठे हुए लोग होंगे, तो झक मार के तुम्हें वो ज़मीन उनको देनी पड़ती है। तो यही सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए, और वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा अगर आतंकवादियों को कोई फंडिंग करती है तो वो है वक्फ बोर्ड। बोर्ड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और मैं बीजेपी की गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा जो इन्होंने ये कदम उठाया। सर, आखिरी सवाल आपसे ये है कि बांग्लादेश क्या फिर से पूर्वी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है? भैया जिस देश को, बांग्लादेश को आज़ाद किया था जिसने, उसी की मूर्ति ये लोग तोड़ना शुरू कर चुके हैं। तो भैया अब बांग्लादेश का करता धरता कोई नहीं बचा है। तुम एक आसमानी किताब के पीछे इतने पागल हो गए कि तुमने अपने देश को ही जला डाला। जो शेख हसीना तुम्हारे देश के विकास में सबसे आगे कार्य कर रही थी, जिसके बाप ने तुम्हें बांग्लादेश बना के दिया, तुमने उसकी मूर्ति तोड़ दी, उसकी बेटी को देश से भगा दिया, उसके कार्यकर्ताओं को तुम चुन चुन के मार रहे हो। जो अल्पसंख्यक देश में शांति फैलाने का काम कर रहे थे, गरीबों की सहायता के लिए मंदिर में फ्री अनाज बांट रहे थे, उनको तुमने तोड़ के नष्ट कर दिया। तो भैया अब बांग्लादेश को कोई नहीं बचा सकता। जिस तरीके से पाकिस्तान, जिस तरीके से अफगानिस्तान खत्म हो गया था, उसी तरीके से आप इंतजार कीजिए, बांग्लादेश भी खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह हैं, उन्होंने कहा कि जो भी तानाशाही का माहौल बनाएगा उसको देश छोड़ के जाना पड़ेगा। और विपक्षियों को भी डाला था, जो शेख हसीना, उन्होंने विपक्षियों को जेल में डाल दिया था। वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके मोदी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। संजय सिंह जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जो भी आपको टिप्पणी करनी है, जो भी बयानबाजी करनी है, आप जरूर कीजिएगा, लेकिन एक फ़र्क होगा। अब आप जो भी बयानबाजी कीजिएगा वो अपने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जी के साथ तिहाड़ जेल में बैठ के चाय और पकौड़े लेके कीजिएगा, क्योंकि अब आप भी ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। थोड़े दिन और रुक जाइए, जैसे ही हरियाणा वगैरह का चुनाव खत्म होगा, आप भी तिहाड़ जेल के एक छोटे से कोठी कमरे में बैठ के और मोदी जी को गाली देते हुए नजर आएंगे। कहा जाता है कि चीन और पाकिस्तान का षड्यंत्र है कहीं ना कहीं, जो बांग्लादेश में स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि बांग्लादेश की जो अच्छी स्थिति भारत है उससे काफ़ी अच्छा संबंध था, इसलिए भी माना जा रहा है। भारत के साथ बांग्लादेश का 11-12 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड चलता था, तो इस पे तो कहीं ना कहीं झटका लगा ही। और चीन का तो काम ही है, पाकिस्तान का तो काम ही है कि भैया भारत में किसी ना किसी तरीके से अनरेस्ट फैलाया जाए। लेकिन भैया आप चिंता मत कीजिए, भारत पहले भी आबाद था, आज भी आबाद है और आगे भी आबाद रहेगा। कई सारे ब्रिटिश आ गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए, मुगल्स आए, कुछ नहीं उखाड़ पाए,
चीन आप भी हो, पाकिस्तान आप भी हो, यूएस आप भी हो, जितने लोग आप चाहते हो आप कुछ करके देख लीजिएगा। ना ही भारत का पहले कुछ उखड़ा था, ना आज उखड़ा और ना आगे उखड़ेगा।